दोस्तों, जिंदगी में अक्सर लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारी शक्ल सूरत और हमारी जेब देखकर आंकते हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। आज की कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की जो एक साधारण से बैंक में दाखिल हुए और वहां मौजूद हर किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद वही शख्स ऐसा राज खोलने वाले थे जिससे पूरे बैंक का माहौल ही बदल गया। आखिर वो बुजुर्ग कौन थे और क्यों उनका नाम सुनते ही सबके चेहरों से रंग उड़ गया? चलिए जानते हैं। सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। शहर के बीचों बीच बने एक बड़े बैंक में एक बुजुर्ग आदमी दाखिल होता है। उसकी उम्र करीब 75 साल रही होगी। उसने साधारण धुले मगर बहुत पुराने कपड़े पहन रखे थे। कपड़ों के किनारे हल्के से फटे थे। एक हाथ में लकड़ी की छड़ी और दूसरे हाथ में एक पुराना मुड़ा तोड़ा सा लिफाफा था। जैसे ही वह बैंक के अंदर कदम रखता है, वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उसे हैरानी और शक भरी निगाहों से घूरने लगते हैं। उस बुजुर्ग का नाम था रामकिशोर। रामकिशोर धीरे धीरे चलते हुए काउंटर की ओर बढ़ते हैं। वहीं काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी। उसका नाम था प्रिया। बैंक के भीतर मौजूद तमाम निगाहें अब रामकिशोर पर टिक चुकी थीं। वो सीधे प्रिया के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और नरमी से कहते हैं, बिटिया, लगता है मेरे खाते में कुछ दिक्कत आ गई है। कई दिनों से सही काम नहीं कर रहा। यह कहते हुए रामकिशोर ने वह पुराना लिफाफा प्रिया की ओर बढ़ा दिया। प्रिया उनके सादे कपड़ों और झुके कंधों को देखकर हल्की हैरानी में बोली, बाबा जी, शायद आप गलती से यहां आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस ब्रांच में होगा। आप उसी बैंक में जाइए जहां खाता खुलवाया होगा। रामकिशोर मुस्कुराए। चेहरे पर शिकवा नहीं, बस अपनापन था। नरम लहजे में बोले, बिटिया, पहले एक बार देख तो लो। मुमकिन है मेरा खाता यहीं हो। प्रिया ने लिफाफा लिया, थोड़ा झिझकी और बोली, ठीक है बाबा जी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर वह फिर से अपने बाकी ग्राहकों की तरफ ध्यान देने लगी। रामकिशोर धीरे से सिर हिलाकर एक कोने में जाकर बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह फिर से काउंटर पर लौटे। इस बार उनकी आवाज और भी मुलायम थी। बिटिया, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर साहब से बात करा दो। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। प्रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन उस बुजुर्ग की शालीनता ने उसे रोक लिया। उसने फोन उठाया और बैंक मैनेजर अजय शर्मा के केबिन का इंटरकॉम मिलाया। सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर अजय ने केबिन के शीशे से बाहर झांका। उन्होंने देखा, साधारण कपड़े, झुके कंधे और हाथ में पुराना लिफाफा लिए रामकिशोर बैठे हैं। अजय के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर लहजे में रूखापन था। वह फोन पर प्रिया से तल्ख अंदाज में पूछते हैं, क्या ये हमारे ग्राहक हैं या ऐसे ही बिना काम के चले आए हैं? मैनेजर अजय ने फोन पर झुंझलाते हुए पूछा। प्रिया ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, ये कह रहे हैं कि आपको जरूरी काम है। बाकी मुझे भी नहीं पता। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। इन्हें वेटिंग एरिया में बैठा दो। थोड़ी देर बैठेंगे और खुद ही चले जाएंगे। प्रिया मजबूरी में अजय के आदेश मानकर उस बुजुर्ग की तरफ देखती है और नरमी से कहती है, बाबा जी, आप जरा उस कोने में बैठ जाइए। मैनेजर साहब अभी मीटिंग में हैं। जैसे ही फ्री होंगे मैं आपको बुला लूंगी। रामकिशोर ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। वो धीरे धीरे छड़ी के सहारे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए। कंधे झुके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी बेचैनी नहीं थी। बैंक के भीतर मौजूद लोग अब भी उन्हें ही देख रहे थे। जहां अक्सर सूट बूट वाले रईस लोग आते थे, वहां रामकिशोर जैसे साधारण इंसान को देख लोग हैरान थे। धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। ये भिखारी लगता है। इसका बैंक खाता कैसे हो सकता है? शायद भीख मांगने आ गया है। ये सब तंज भरी बातें उनके कानों तक पहुंची, मगर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। न नाराजगी, न शिकायत। बस एक खामोश सब्र था कि थोड़ी देर में मैनेजर आ जाएगा, फिर मैं खुद बात कर लूंगा। उसी वक्त बैंक का एक और छोटा कर्मचारी संदीप बाहर से अंदर आता है। जैसे ही उसकी नजर रामकिशोर पर पड़ती है, वो सब समझ जाता है। लोगों की निगाहें, कानाफूसी और वो बुजुर्ग जो अकेले बैठे हैं। कुछ ग्राहक अब भी कह रहे थे, इन जैसे लोगों को बैंक में घुसने ही नहीं देना चाहिए। इन्हें यहां बैठा क्यों रखा है? संदीप के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखती है। वो बिना सोचे समझे सीधे रामकिशोर के पास पहुंचता है
और झुककर आदर से पूछता है, बाबा जी, आप कब से बैठे हैं? बताइए, आपको क्या काम है? मैं मदद करता हूं। उसकी आवाज में सच्चा सम्मान और चिंता दोनों थे। रामकिशोर ने प्यार भरी नजर से संदीप की तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटा, मुझे बस मैनेजर से जरूरी बात करनी है। संदीप ने तुरंत कहा, ठीक है बाबा जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूं। वो तेजी से मैनेजर के केबिन में गया और बोला, सर, वो बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, उनसे मिल लीजिए, शायद जरूरी काम हो। लेकिन अजय पहले से जानता था। उसने बेपरवाही से कहा, मुझे पता है, मैंने ही कहा है उन्हें बैठने को। थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। तुम अपना काम देखो, ये सब तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। संदीप चुप होकर वापस चला गया। इधर रामकिशोर को बैठे हुए 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया था। वो पूरे सब्र के साथ इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो गया, तो उन्होंने छड़ी उठाई और धीरे धीरे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगे। अजय ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वो घबरा गया। झट से अपनी कुर्सी से उठा और बाहर निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर अकड़ और आवाज में रुखापन भरकर बोला, हाँ बाबा जी, बताइए, क्या काम है? रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसमें मेरे खाते के जरूरी कागज हैं। कई दिनों से लेन देन नहीं हो पा रहा। जरा देख लो, परेशानी क्या है? अजय ने लिफाफा देखे बिना ही ताना मारते हुए कहा, बाबा जी, जब खाते में पैसे ही नहीं हैं, तो लेन देन कैसे होगी? लगता है आपने सालों से पैसा जमा नहीं करवाया है, इसलिए खाता बंद सा हो गया है। रामकिशोर ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बिना देखे कैसे कह सकते हो? एक बार जांच तो कर लो। अजय हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में घमंड झलक रहा था। बाबा जी, ये मेरा रोज का काम है। चेहरा देखकर समझ जाता हूं किसके खाते में क्या होगा। आपके चेहरे से साफ लग रहा है कि खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उसका लहजा और भी अपमानजनक हो गया। माफ कीजिए, लेकिन आप यहां से चले जाइए। बाकी ग्राहक भी इंतजार कर रहे हैं और आप सबका ध्यान खींच रहे हैं। बैंक का माहौल बिगड़ रहा है। रामकिशोर ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में गहराई और इज्जत से भरी खामोशी थी। उन्होंने लिफाफा मेज पर रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा, इस लिफाफे में जो है उसे जरूर पढ़ लेना। इतना कहकर वो मुड़े और धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। दरवाजे तक पहुंचकर एक पल रुके, फिर पीछे पलटकर अजय को देखते हुए बोले, बेटा, इस बर्ताव का अंजाम तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। ये कहकर वो बैंक से बाहर निकल गए। अजय कुछ पल के लिए सन्न रह गया। मन में हल्की हलचल हुई, लेकिन खुद को समझाते हुए बोला, बुढ़ापे में लोग ऐसी बातें कर ही देते हैं, सब ठीक है। वो वापस अपने काम में लग गया। मेज पर रखा लिफाफा वैसे का वैसा पड़ा रहा। कुछ देर बाद संदीप ने चुपचाप वो लिफाफा उठाया, उत्सुकता से खोला और सिस्टम में लॉग इन कर खाता चेक करने लगा। थोड़ी ही देर में पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए उसकी नजर एक बड़ी सच्चाई पर जा अटकी। संदीप हक्का बक्का रह गया। धीरे से बड़बड़ाया, ये कैसे मुमकिन है? उसने दस्तावेज दोबारा पढ़े। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बैंक के 60% शेयर हैं। मतलब हमारे असली मालिक। संदीप ने कंप्यूटर स्क्रीन को फिर देखा। हर लाइन ने उसकी बात की पुष्टि कर दी। हाँ, ये सच है। रामकिशोर जी इस बैंक के मालिकों में से एक हैं। उसने तुरंत रिपोर्ट की कॉपी निकाली और हाथ में लेकर वहीं खड़ा रह गया। मन अभी तक उस सच्चाई को पूरी तरह मान नहीं पा रहा था। संदीप वो रिपोर्ट हाथ में लेकर सीधा मैनेजर अजय शर्मा के केबिन की तरफ बढ़ता है। अंदर अजय एक अमीर ग्राहक से बातें कर रहा था और उसे तरह तरह की स्कीमें समझा रहा था। संदीप दरवाजे पर रुककर विनम्रता से बोला, मैं आ सकता हूं सर? अजय ने हल्के इशारे से कहा, हाँ आओ। लेकिन चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। आंखों से ही पूछ लिया, क्या जरूरत है अभी? संदीप धीरे से अंदर गया और आदर से बोला, सर, ये रिपोर्ट उसी बुजुर्ग का है जो थोड़ी देर पहले आया था। आपने उनका अकाउंट देखे बिना ही वापस भेज दिया। मेरा मानना है इसे एक बार जरूर देख लीजिए। उसने धीरे से रिपोर्ट मेज पर रख दी। अजय ने ग्राहक से थोड़ी देर माफी मांगी और संदीप की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, संदीप, हमारे पास हर आने जाने वाले के कागज देखने का वक्त नहीं होता। ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। संदीप ने और भी नरमी से कहा, सर, मैं बस गुजारिश कर रहा हूं। शायद मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन अजय ने रिपोर्ट को बिना देखे ही उंगलियों से वापस सरका दिया और ठंडी आवाज में कहा,
मुझे ऐसे मामूली ग्राहकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे वापस ले जाओ। संदीप कुछ कहना चाहता था, मगर चुप रह गया। उसने रिपोर्ट उठाई और सिर झुकाते हुए वापस अपनी डेस्क पर चला गया। बैंक के भीतर अब माहौल शांत था। कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए और ग्राहक धीरे धीरे निकलने लगे। शाम ढलते ही बैंक खाली सा हो गया। अगले दिन ठीक वही समय था, लेकिन आज वो बुजुर्ग अकेले नहीं आए थे। उनके साथ एक और व्यक्ति था। शालीन कपड़ों में, सूट बूट पहने, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस। जैसे ही दोनों बैंक में दाखिल हुए, हर किसी की नजर उनकी ओर उठ गई। ग्राहक और कर्मचारी सभी हैरान थे। रामकिशोर सीधे बैंक में दाखिल हुए और एक ठंडी सख्त नजर अजय के केबिन की ओर डाली। फिर हल्के इशारे से अजय को पास बुलाया। अजय पहले तो घबराया, फिर धीरे धीरे कुर्सी से उठकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। रामकिशोर की आवाज इस बार गहरी और गंभीर थी। मैनेजर अजय, कल ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपने बर्ताव की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अफसोस, तुमने मेरी बात को हल्के में लिया। अजय एक पल को सहमा, फिर मन ही मन बोला, ये कर भी क्या सकता है? दिखने में तो बिल्कुल आम आदमी है। तभी रामकिशोर 2 कदम आगे बढ़े और सख्ती से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए की सजा भुगतो। अजय गुस्से में बोला, आप होते कौन हैं मुझे सजा सुनाने वाले? किस हक से मुझे हटाने की बात कर रहे हैं? रामकिशोर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में ठंडा गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो, इस बैंक की 60% हिस्सेदारी मेरे पास है और मेरे पास पूरा अधिकार है कि जिसे चाहूं मैनेजर बनाऊं और जिसे चाहूं हटा दूं। ये सुनते ही पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे और कुछ ग्राहक, जो कल सब देख चुके थे, आज फिर गवाह बने। तभी वो सूट बूट वाला शख्स आगे आया। उसने ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक फाइल निकाली जिस पर बैंक का लोगो चमक रहा था। फाइल उसने रामकिशोर को दी। रामकिशोर ने फाइल खोलकर अजय के सामने रखते हुए कहा, इसमें लिखा है कि अमित को प्रमोट कर बैंक का नया मैनेजर नियुक्त किया गया है। उस शख्स ने एक और पत्र निकाला और रामकिशोर को दिया। रामकिशोर ने वो अजय को थमाते हुए कहा, अब से तुम फील्ड वर्क की जिम्मेदारी निभाओगे। ये सुनते ही अजय के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, नजरें झुकी हुईं। वो हकलाते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं। मैं नहीं जानता था। लेकिन रामकिशोर ने सख्त लहजे में कहा, माफी? किस बात की माफी? और मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? कल जो रवैया तुमने मेरे साथ अपनाया, वो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था, बल्कि इस बैंक की आत्मा के खिलाफ था। क्या तुमने कभी बैंक की नीति पढ़ी भी है? फिर उनकी आवाज और भारी हो गई। इस बैंक की नींव मैंने बराबरी की सोच पर रखी थी। यहां हर इंसान बराबर है, न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कपड़ों से, न दौलत से किसी को आंकने का हक है। और जो भी इस सोच को तोड़ेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा, आज मैं सिर्फ तुम्हारे रोजगार पर रहम दिखा रहा हूं, वरना तुम्हें हमेशा के लिए इस बैंक से बाहर कर सकता था। रामकिशोर का चेहरा अब भी गंभीर था। उन्होंने प्रिया की तरफ रुख किया और कहा, प्रिया, तुम्हें भी चेतावनी देता हूं, किसी इंसान को उसके हालात या पहनावे से मत आंकना। अगर तुमने कल मुझे गंभीरता से लिया होता, तो मुझे ये अपमान झेलना ही न पड़ता। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसा नहीं होगा। रामकिशोर का लहजा थोड़ा नरम हुआ। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, इंसान को उसकी नीयत से परखो, न कि उसकी जेब या जूते से। इसके बाद रामकिशोर जी उस सज्जन व्यक्ति के साथ बैंक से बाहर निकलने लगे। जाते जाते उन्होंने पूरे स्टाफ की तरफ गहरी नजर डाली और भारी आवाज में कहा, तुम सबको संदीप से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये लड़का तुम लोगों के लिए एक मिसाल है। जितना सीख सको सीख लो, वरना एक दिन यही तुम्हें सिखाने के लिए ऊपर बैठा होगा। और सुन लो, मैं अब अक्सर किसी न किसी को भेजता रहूंगा जो इस बैंक के हर व्यवहार की खबर मुझे देगा। अगर फिर कभी लापरवाही मिली तो यकीन मानो, इस बार मैं सिर्फ समझा कर नहीं जाऊंगा। ये कहते ही रामकिशोर बैंक से निकल गए। उनके जाते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, जैसे सबके दिलों पर किसी ने चोट कर दी हो। स्टाफ एक दूसरे को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब तो सचमुच बदलने का वक्त आ गया है। उस दिन के बाद से बैंक का माहौल बदल गया। हर कर्मचारी जिम्मेदारी से काम करने लगा, ग्राहकों से शालीनता से पेश आने लगा
और किसी को उसके कपड़ों या हालत से जज करना सबने छोड़ दिया। रामकिशोर जी का फैसला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे, असल मालिक तो ऐसा ही होता है, वरना ज्यादातर लोग बैंक खोलकर भूल जाते हैं कि क्यों खोला था। लेकिन इस इंसान ने तो साबित कर दिया कि मालिक का असली फर्ज क्या होता है। संदीप की ईमानदारी का नाम हर गली कूचे में लिया जाने लगा। लोग बच्चों को समझाने लगे, देखो, बड़े बनने के लिए दौलत नहीं बल्कि सच्चाई और ईमान चाहिए। यह कहानी हम सिखाती है कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, हालात या दिखावे से मत आंकिए। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार, उसकी नीयत और उसके कर्मों से होती है। और याद रखिए, इज्जत बांटने से कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसमें सबसे गहरी सीख क्या लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।